नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां विधायकों की पिटाई मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने लिया एक्शन। बताते चले बड़ी खबर पटना से, जहां विजय कुमार सिन्हा ने गृह सचिव और डीजीपी से की है बात। दोषी पुलिसकर्मी की पहचान कर रिपोर्ट दर्ज कराने का भी दिशा निर्देश दिया गया। सदन की गरिमा का ख्याल रखने की जवाबदेही सबकी। विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण रेखा पार करने की छूट किसी को नहीं है, ये कहना है विजय कुमार का। तो दोषी पुलिसकर्मी की पहचान कर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई है और साथ ही इस दरमियान ये भी कहा गया है कि सदन की गरिमा का ख्याल रखने की जवाबदेही हर किसी की है और इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम देखने को मिला था, विधानसभा में जमकर यहां पर नोकझोंक हुई थी, जो लड़ाई देखने को मिला था, अब उसमें एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भी वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे उसकी तलाश कर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही जा रही है। विजय कुमार सिन्हा ने गृह सचिव और डीजीपी से इस पूरे मामले में बात किया है और कार्रवाई की मांग की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि गरिमा का ख्याल, सदन की गरिमा का ख्याल रखने की जवाबदेही सबकी होती है और इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की जो कोशिश की गई है ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम देखने को मिला था उसके बाद तमाम तरह के जो सवाल उठने थे वो भी शायद लाजमी ही थे, क्योंकि जो विधानसभा सत्र के दरमियान देखने को मिला था बदसलूकी का वीडियो फुटेज विधानसभा आचार समिति को भी इस दरमियान दिया गया है और डीजीपी से बात की गई है। कार्रवाई को लेकर विधायकों की पिटाई मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया है और कार्रवाई करने की बात की गई है। दोषी पुलिसकर्मी जहां वो मौजूद थे, जो भी इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मी थे, उन्हें की भी तलाश कर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई है। बदसलूकी का वीडियो फुटेज विधानसभा आचार समिति को सौंपने का निर्देश दिया गया है। तो पटना से आपको बता रही है बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा के दरमियान जो सत्र की गरिमा का उल्लंघन किया गया था और जो पूरा मामला देखने को मिला था उसमें एक नया मोड़ आता दिख रहा है। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है और हालांकि इस पूरे ये जो पूरा मामला है वो बिहार में बहुत ज्यादा गर्मा गया है और लगातार तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के विधायक शामिल, जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे वो शामिल थे इस पूरे मारपीट में। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीति है वो इस पूरे मामले के बाद जरूर गर्मा गई है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां दोषी पुलिसकर्मी की पहचान कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जमकर हमलावर है। पप्पू यादव ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं कि जेडीयू गुंडागर्दी दिखा रही है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सदन की गरिमा है उसका उल्लंघन किया गया और जमकर मारपीट की गई थी। इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी के 4 जिलों में सीबीआई की छापेमारी। कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा और नोएडा में छापेमारी की कार्रवाई की गई। बताते चले कि 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में छापेमारी की जा रही है और देश भर में 100 अलग अलग जगहों पर भी ये छापेमारी की गई। बड़ी खबर लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले कि यूपी के 4 जिलों, जिसमें ये जो जिले हैं वो कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा और नोएडा है, 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में ये पूरी छापेमारी की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि देश में 100 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। यूपी के 4 बड़े जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उसमें कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा और नोएडा, ये 4 राज्य जहां छापेमारी की कार्रवाई की गई। हालांकि इन सबके बीच खबरें ये भी आ रही है कि पूरे देश भर में 100 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, पहले आप ये बताएं, जो छापेमारी को लेकर बात कही जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसको लेकर?
जी बता दूं कि लगातार जो है पूरे देश में छापेमारी चल रही है और बैंक घोटाले से जुड़ा मामला है और इसको लेकर जो है अधिकारी भी और शासन प्रशासन भी चौकन्ने नजर आ रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो छापेमारी चल रही है इसमें जो फ्रॉड करने वाले हैं और जो इससे जुड़े लोग हैं उनको लेकर और उनके बारे में बायोडाटा भी खंगाला जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद में भी छापेमारी की गई, नोएडा में भी छापेमारी की गई। तो इसको जो है अब छापेमारी को लेकर जो ये गुप्त छापेमारी चल रही है और अब पता चला है कि आगे भी जो है इस घोटाले से संबंधित छापेमारी की जाएगी। थी आसिफ, इस दरमियान क्या कुछ जरूरी दस्तावेज हाथ लगे हैं या फिर क्या कुछ जो सबूत है वो हाथ लग पाए हैं फिलहाल? जी आपको बता दूं कि जिस तरह से छापेमारी की गई है, जो छापेमारी दल है, टीम है, वह जो है पूरा बायोडाटा खंगाल रही है और जो संबंधित कागजात है उसको भी खंगाल रही है। और इसको लेकर जो है अभी कुछ बाहर नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो है यहाँ अपने आप में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इस पर जो है अभी जो है और भी कार्रवाई जो है की जाएगी। जी और कहा यह भी जा रहा है कि देश में अलग 100 जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई, तो क्या आगे और भी देखने को मिल सकता है छापेमारी की कार्रवाई? जी बिल्कुल। जिस तरह से जो है बता दूं कि जिस तरह से छापेमारी चल रही है, एक्टिव है छापेमारी दल और टीम जो है, उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि आगे भी जो है इतना बड़ा 3700 का घोटाला यूपी का है, तो जिस तरह से जो है इतना बड़ा घोटाला किया गया है, इसको लेकर जो है छापेमारी आगे भी जारी रहेगी और इसमें जो है कई बड़े चेहरे भी इस कार्रवाई के जद में आ जा सकते हैं और इसके लिए पूरा बायोडाटा भी खंगाला जा रहा है और आगे जो है जो कार्रवाई होगी वह सबके सामने आएगी। हालांकि जो है इस छापेमारी से काफी हड़कंप भी मचा हुआ है और जो इसमें संदिग्ध हैं उनको बारे में भी जो है कॉल डिटेल के आधार पर भी उनकी लोकेशन ली जा रही है। जी आसिफ, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, तो क्या लगता है कि अब जो बड़े नाम सामने आएंगे उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी आपको बता दूं कि जो छापेमारी चल रही है और इसमें जो बड़े नाम आने की उम्मीद है और इस घोटाले से जो भी अहम लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द हो सकती है। अभी छापेमारी दल जो है इसमें जो है सबूत इकट्ठा कर रही है और सबूत के आधार पर जो है कार्रवाई करेगा और जहां जहां लिंक होगा, क्योंकि यह छापेमारी पूरे देश में चल रही है और इसको लेकर जो है जो छापेमारी है उसको लेकर जो है काफी गोपनीयता भी बरती जा रही है कि कहीं से कोई सुराग लीक न हो और कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जी आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो वहीं एक और बड़ी खबर लखनऊ से, तीसरी बड़ी खबर जो है वो भी लखनऊ से ही आ रही है। पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित, पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई अधिसूचना। कल 4 चरणों में होंगे पंचायत मतदान। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट और साथ ही साथ 2 मई को पंचायत चुनाव की होगी मतगणना। तो लखनऊ से बड़ी खबर बताते चले आपको, जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहली तारीख 15 अप्रैल, दूसरी 19 अप्रैल, तीसरी 26 अप्रैल, तो वहीं चौथी 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इनका जो रिजल्ट है वो 2 मई को आएगा। और इसी के साथ इस पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं आसिफ बेग। आसिफ, जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ तैयारी है इसके बाद? जी बिल्कुल, शुरू में बता दूं कि जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग लगातार बैठक कर रहा है और सभी जिलों के 75 जिले के डीएम-एसपी हैं उनके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा रही है कि जिससे निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। हालांकि जो है इस चुनाव को लेकर काफी उहापोह की स्थिति भी बनी रही, क्योंकि मामला कोर्ट में चले जाने की वजह से जो है कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन अब जो है
पूरी तरह से चुनाव की तिथि घोषित की गई है। आपको बता दूं कि यह जो 4 चरणों में मतदान होना है, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल जी। और 29 अप्रैल को मतदान होगा। 4 चरणों में होने वाले मतदान की मतगणना जो है 2 मई को होगी। इसको लेकर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश भर में जो है जो जिनकी ड्यूटी लगाई जानी है मतगणना और मतदान में, उनकी भी जो है तैनाती का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है बैठक कर रहे हैं। और वहीं निष्पक्ष मतदान की बात करें तो निष्पक्ष मतदान के लिए भी भारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेगी, कहीं कोई गड़बड़ी ना फैलाए, इसके लिए जिला बदर भी लोगों को किया जा रहा है। और जो संदिग्ध लोग हैं उन पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है और संदिग्ध लोगों की धरपकड़ भी की जा रही है, जिससे जो है चुनाव को प्रभावित ना कर सके और जो है मतदान जो है निर्भीक होकर आम लोग कर सके और इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात भी किया जाएंगे। और इस चुनाव में जो है अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं, जहां पर अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। वहां पर पुलिस के भारी जवान भी तैनात किए जाएंगे और जहां गड़बड़ी की आशंका, बवाल की आशंका है, वहां भी जो है पुलिस की सक्रियता दिखाई देगी। और जिलों के कप्तान और कमिश्नर भी लगातार जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कहीं भी किसी जो है कोई संदिग्ध व्यक्ति जिससे खतरा हो सकेगा, उसके बारे में आम लोग भी सूचना जो है शासन प्रशासन को दे सकते हैं, जिससे जो है वह अपनी गतिविधियां न संचालित कर सके। हालांकि जो है डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जहां भी जो है गड़बड़ी की आशंका हो और संदिग्ध लोग सूचना हो, उस पर मातहत फौरी तौर पर कार्रवाई करें। और साथ ही साथ कुछ आईपीएस अधिकारियों पर की शिकायत भी की गई थी कि वह जो है मतदान में अपनी भूमिका संदिग्ध रखेंगे, उनके खिलाफ भी शासन का हंटर चला है। कई एसपी इधर से उधर भी किए गए हैं, उसमें से कई आईपीएस अधिकारियों की शिकायत भी चुनाव आयोग के सामने आई थी, जिस पर जो है कड़ा एक्शन लिया गया था। और जो फेरबदल बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों को किए गए हैं, इसको भी पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल आसिफ जी, बहरहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यूपी के आगरा की, जहां हरिपर्वत इलाके में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। दरअसल प्रेमी की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसके नाराज प्रेमी का पर तेजाब फेंक दिया। वहीं प्रेमी युवक की इलाज के दौरान मौत होने की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने प्रेमी को अपने घर पर पंखा ठीक करने के बहाने बुलाया था, जिसके बाद युवक पर तेजाब से हमला कर दिया गया। वहीं आरोपी युवती को भी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुट गई है। देवेंद्र कुमार की बर्न इंजरीज के कारण, एसिड अटैक के कारण उसकी जो है वो मृत्यु हो गई है। इसमें जो महिला जिसका नाम आ रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना हरिपर्वत की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसको भी हल्की सी बर्न इंजरीज है, जिसके लिए एहतियातन तौर पे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। रहने वाली जो महिला है वो इटावा की है, पर यहाँ पे एक नर्स का काम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे कर रही है। देवेंद्र कुमार की। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा में बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटे गए। हासना पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के चालान काटे, तो वहीं करीब 300 लोगों को मास्क भी बांटे गए। पुलिस की ये चालानी कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश के बाद की गई थी।
तो वहीं बुलंदशहर में एक चोर को छात्रा का बैग छीनकर भागना महंगा पड़ता नजर आया। दरअसल बुलंदशहर के डीएवी तिराहे के पास बैग चोरी करके भाग रही चोर को छात्रा ने पकड़ लिया, जिसके बाद छात्रा ने चोर की जमकर पिटाई भी कर दी। चोर का पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। ये कितने लोग थे टोटल बाइक पे? दो बहन जी कितने लोग थे टोटल? लोग थे। एक बार तो भाग्य बाइक में था वो। कितनी देर से पीछा कर रहे थे, कुछ ऐसा अंदाज है? मुझे नहीं पता, मैंने तो जस्ट बैग खींचा ना, ऐसे ध्यान दिया मैंने। क्या हुआ था इस लड़की के साथ में जब ये छीन के भाग रहे थे? 1.5 किलोमीटर भाग के पकड़ो। ये पर छीन के भाग रहा था दो लड़के। उन्नाव की जिला जज कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों वकील पास्को कोर्ट में हंगामा करते हुए नजर आए। पूरा मामला आपको बता दें, उन्नाव की कोतवाली सदर क्षेत्र में मौजूद सिविल कोर्ट का बताया जा रहा है, जहां वकीलों ने कोर्ट में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा करते हुए जज के साथ बदसलूकी भी कर डाली। बताते चले कि अपर जिला जज और सत्र न्यायाधीश प्रहलाद टंडन और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित उनके साथियों के साथ किसी बात को लेकर हाथापाई और गाली गलौच भी देखने को मिली। हालांकि जज और वकीलों के बीच कुछ घंटों के बाद समझौता भी हो गया। तो जज के साथ बदसलूकी की गई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो उन्नाव का बताया जा रहा है सिविल कोर्ट में, जहां पर वकीलों ने जमकर उत्पात मचाया। हालांकि कुछ घंटों के बाद ये जो पूरा मामला है वो सुलझ गया। जज के साथ बदसलूकी की गई, कोर्ट में गाली गलौज तक किए गए और कुछ घंटों के बाद ये जो पूरा मामला था वो शांत कराया गया। वकीलों ने कोर्ट में जमकर तोड़फोड़ की, जज के साथ बदसलूकी की, जमकर उत्पात मचाया और इन सब के बीच अब जो खबरें सामने आने को मिल रही है, अब वो जो पूरा मामला है वो शांत करा लिया गया है। दोनों ही पक्ष के बीच समझौता हो गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये रही है कि कोर्ट के अंदर ही ये सारा जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला है और ख़ास बात ये भी है कि वकीलों ने ही कोर्ट के अंदर उत्पात मचाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर जो है वो आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी खबर, अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है। बताते चले कि बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में सिखौड़ा गांव के पास एक अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देकर अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उपचार के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। मृतक पुलिसकर्मी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में भी अब जुट गई है। कानपुर में 10 साल पहले अपहरण हुई नाबालिग अचानक घर पहुंची तो परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पीड़िता के मुताबिक 10 साल पहले यानी कि 2011 में जब उसकी उम्र 14 वर्ष थी, तब पड़ोसी ने ही उसे अगवा कर लिया था। बताते चले कि उसने कहा है कि उसके माता पिता उस वक्त काम पर गए हुए थे, तभी पड़ोस में रहने वाले हरदोई माधवगंज निवासी राजेश सिंह ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और जब बच्ची को होश आया तो वो विद्यापुर गांव में थी, जहां उसे कई दिनों तक बेहोशी की हालत में कमरे में बंद रखा गया। पीड़िता ने यह भी कहा है कि इस दौरान कई लोगों ने उसका शारीरिक शोषण भी किया, जिसके बाद चंडीगढ़ के रहने वाले शांति देव के हाथों 2.5 लाख रुपए में पीड़िता को बेच दिया गया। जब 10 साल पहले किडनैप की गई लड़की अपने घर पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तो 10 साल पहले इस बच्ची को अगवा किया गया था। बताते चले कि बच्ची का कहना है कि वो घर पर थी, उस दरमियान पड़ोसी घर में आए और ये कहा कि उसके पिता बेहोश हो गए हैं, जिसके बाद उसे वहां से लेकर गए और 10 साल तक इस बच्ची का शोषण होता रहा। इस दरमियान उसे
2.5 लाख रुपए में भी बेचा गया। बार बार वो बच्ची वहां से भागने की कोशिश करती रही, लेकिन अब जब मौका मिला है वो अपने घर पहुंची है। हालांकि इन सबके बीच पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पहले भी इस मामले को टाल मटोल ही किया गया था, इस पूरे मामले में टाल मटोल ही किया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि जब पीड़िता कि जो पिता थे वो थाने में इस अर्जी को लेकर पहुंचे तो वहां पर फिर से कई चक्कर थाने पुलिस वालों ने थाने में लगवाए। हालांकि जब ये पूरा मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा तो उसके बाद पीड़िता का जो बयान है वो दर्ज किया गया है। 10 साल पहले किडनैप बच्ची अपने घर पहुंची है। 2011 में इस बच्ची का अपहरण किया गया था। जब हम 14 साल के थे तो मैं बेहोश करके ले गए। हमारे भाई बहन बहुत छोटे थे। राजेश और लड़के बता, ये कहाँ रहते थे? राजेश, रिंकू, पिंकू, बिट्टू। कहाँ ले गए आपको? विद्यापुर ले गए और राजेश अपने साले के घर ले गया था सुनील के। मन रखा ही एक रात, तो मन से हटा के फिर दूसरी जगह लिया विद्यापुर। विद्यापुर 8 दिन बंद रहे हम। राजेश ने चंडीगढ़ फोन करा है बिट्टू के जोर, फिर बिट्टू, रिंकू, पिंकू आए मन। फिर शांति देव के जोर फोन करा है कैसे से फलाने जगह से लड़की आई है, इतने पैसा चाहिए। फिर शांति देव ने हमारे सामने तो पैसा देने चाहिए, इन्होंने 2.5 लाख दे हुए, चाहे 50 लाख दे हुए, अपने मुंह से बताते हैं। आपको बेचा? हाँ। किसने बेचा? राजेश, बिट्टू, रिंकू, पिंकू। जब हम 14 साल के थे तो वहीं इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। आपको बता दें कि लखनऊ में यूपी में 24 घंटे में 836 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 6,10,273 के पार। यूपी में कोरोना से अब तक 8,773 मौतें। लखनऊ में 237, वाराणसी में 60 नए केस भी सामने आए। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में 42, गाजियाबाद में 39 मरीज मिले हैं। तो वहीं कानपुर में 33 और सहारनपुर की भी अगर हम बात करें तो सहारनपुर में भी 29 नए केस मिले हैं। तो यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। बताते चले कि संक्रमण का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर से यूपी में बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 6,10,273 के पार। यूपी में कोरोना से अब तक 8,773 मौतें। सिर्फ लखनऊ की ही बात की जाए तो लखनऊ में 237 संक्रमण के मामले, वाराणसी में 60 नए मामले, प्रयागराज में 42, गाजियाबाद में 39, कानपुर में 33, सहारनपुर में 29। तो एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार यूपी में ज्यादा देखने को मिल रही। एक बार फिर से संक्रमण का जो आंकड़ा है वो यूपी के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में यूपी में 24 घंटे में 836, पूरे यूपी की अगर हम बात करें तो पूरे यूपी में 836 24 घंटे के अंदर नए मामले और 24 घंटे के ही दरमियान 4 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।